नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आपके साथ में हूँ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, बदलते दौर के साथ हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और ये जो चेंजेस हमारी लाइफस्टाइल में हुए हैं उसका असर कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर भी पड़ा है। और ये एक बड़ा मेजर कारण है कि आज कई सारी बीमारियाँ हमें घेरे हुई है। और इन सारी बीमारियों में से एक जो बहुत कॉमन बीमारी आजकल सामने आती है वो होती है किडनी की बीमारी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें इस तरह की परेशानियाँ हैं। और कोटा शहर की अगर हम बात करें तो जब इस तरह की बीमारी किसी लोगों में होती थी और पुरानी जब समय की हम बात करें तो लोगों को इस तरह की बीमारी के इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, कोटा से निकल के बाहर जाना पड़ता था। लेकिन आज समय बदल गया है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो एक किडनी के पेशेंट को चाहिए। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आज हमारे साथ है डॉक्टर विकास खंडेलिया और हम इनसे जानेंगे किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है और किस तरह से इलाज किया जा रहा है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगी आपका प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कि किडनी की जो बीमारी है, लोग नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो किस तरह के क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो यहाँ पर आते हैं? एक्चुअली किडनी की बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, जिनमें कि मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे डायबिटीज़ की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, किडनी स्टोन की वजह से और इन सब की वजह से और इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन और बहुत सारे अन्य संक्रमण की वजह से भी किडनी के रोग होते हैं। और मरीज, काफ़ी ज़्यादा मरीज ऐसे होते हैं जो कि 5वीं स्टेज पर हमारे यहाँ पर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी मरीज हमारे गंभीर होते हैं। लेकिन हमारे मेडिकल कॉलेज के जो संस्थान है इसमें बहुत, हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनमें कि क्रिटिकल रोगियों को रखने के लिए हम आईसीयू में रख सकते हैं, नेफ्रोलॉजी वार्ड में रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी सिस्टर ब्रांचेस हैं, तो दोनों में किडनी पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। और साथ में हमारे पास में डायलिसिस यूनिट है जहाँ पे हम 24 घंटे डायलिसिस की सुविधाएं यहाँ पे दे रहे हैं मरीजों को। प्लस मेडिकल कॉलेज में हमारे लगभग 1 साल से अधिक हो गया और किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किडनी के जो पेशेंट है, कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो बाहर जाना पड़ता था, उन्हें बड़े शहरों में जाना पड़ता था इलाज के लिए। कोटा शहर में ये शुरुआत कब से हुई सर? पिछली साल 11 मई 2022 को पहला किडनी ट्रांसप्लांट मेडिकल कॉलेज कोटा में हुआ। पिछले कुछ सालों से मैं नोडल ऑफिसर किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का कार्य देख रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में। तब से हम लोग इसी लगे हैं कि भाई अपने यहाँ पे जल्द से जल्दी शुरू हो जाए। तो मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का निर्माण कार्य करवाया इलेक्ट्रिक जो इंजीनियर्स के साथ मिलकर। और हमारी पूरी टीम और इंजीनियर्स की टीम ने मिलके एक बहुत ही अच्छा आइसोलेशन जोन बनाया जिसमें कि किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन थिएटर्स हैं और किडनी ट्रांसप्लांट आईसीयू है, जो एक डेडिकेटेड जोन है जिसमें कि इन्फेक्शन से बचाव के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। वहाँ पे बहुत हाई एंड इक्विपमेंट्स भी हैं जो कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आवश्यक है। प्लस अभी वर्तमान में जैसा आप जानते हैं कि चिरंजीवी योजना के द्वारा मरीजों को बहुत अधिक लाभ मिल रहा है। RGHS योजना की वजह से भी लाभ मिल रहा है और मरीजों को लाखों रुपए के इंजेक्शन निःशुल्क मिल रहे हैं। चाहे वो 2 लाख का हो, चाहे 10 लाख का इंजेक्शन हो, वो सब आजकल राजस्थान सरकार निःशुल्क दे रही है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान सरकार का, जिसकी वजह से मरीजों को ये लाभ मिल पा रहा है। हमारा जो प्रथम किडनी ट्रांसप्लांट था वो तो एक मजदूर था बूंदी के नैनवा गांव से, जो कि ये सोच नहीं सकता था अपने सपने में कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट कराऊंगा, इस तरह का इलाज होकर रह पाएगा। तो वो प्रथम मरीज था गुमान सिंह, जिसका हमारे यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ। तो वो भी ऐसा गरीब मरीज था जिसका यहाँ पे ट्रांसप्लांट संभव हुआ और बहुत अच्छा हुआ। और अभी तक वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, अपने गाँव में आराम से रहता है, बड़ी स्वस्थ हालत में है, खुद अकेला अपने गाँव से चल के दिखाने आता है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा। तो अपने सरकारी क्षेत्र में गरीब मरीजों को ऐसी सुविधा मिल रही है, इसके लिए राजस्थान सरकार के हम आभारी हैं। बिल्कुल। तो सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, जब भी कुछ नया हम स्टार्ट करते हैं, एक नया विंग आपने स्टार्ट किया किडनी के जो मरीज है उनके इलाज के लिए, तो कई तरह की परेशानियाँ होती, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती, कई तरह के स्ट्रगल हमें करने पड़ते हैं, तब जाके कोई एक माइलस्टोन हम सेट कर पाते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, कितना लंबा ये सफ़र रहा, कितना लंबा स्ट्रगल रहा और किस तरह से फिर आपने इस विंग को एस्टैब्लिश किया? जैसा आपने प्रश्न पूछा ही मेरे मतलब दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया है, क्योंकि इस विंग को स्टार्ट करने में बहुत सारी बाधाएं आई थी, बहुत सी समस्याएं आई थी, क्योंकि इसका निर्माण कार्य करना बड़ा मुश्किल था। मगर नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एनेस्थीसिया टीम, हमारी पूरी टीम में डॉक्टर दुलारा साहब थे और डॉक्टर नीलेश जैन सर थे। तो इन सब के सहयोग से हमने सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के साथ बैठकर मीटिंग करी, बहुत सारी मीटिंग करी। ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि सैकड़ों मीटिंग्स करी होंगी हमने, तब जाके ये फाइनल हुआ कि इस तरह से बनेगा। और उसमें बहुत सारे चेंजेस भी हमने समय समय के साथ करे और उसमें कोशिश यही रखी कि भाई जो निर्माण कार्य है वो इतना अच्छा हो
और कि मरीजों को इन्फेक्शन से पूरी तरह से बचाया जा सके। तो हमने उस तरह से बनाया कि वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो जी। तो इस तरह से वहाँ पे कोशिश की गई और वहाँ पे बैरियर्स का ध्यान रखा गया कि पेशेंट को मल्टीपल बैरियर्स के बाद रखा जाए जी। तो आईसीयू जो है, जो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे भी इन्फेक्शन से बचने के लिए मॉड्यूलर ओटी का निर्माण किया गया जिससे कि वहाँ पे इन्फेक्शन मिनिमम हो जी। और आप जैसे पूछ रहे हैं कि इसमें क्या क्या काम करना पड़ा, तो जैसा आपको पता नहीं होगा शायद कि जब भी कोई शहर या कोई हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट का कार्य शुरू होता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऐसे ही परमिशन नहीं देती है जी। वहाँ पे आपको आपकी यूनिट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है, वहाँ की फैसिलिटीज़ का। फैसिलिटीज़ में आपको डॉक्टर्स की, नर्सेज है, पैरामेडिकल है, इन सब के डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है कि कौन कौन है, किस किस को क्या क्या काम आता है, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके जो भी सर्टिफिकेट्स है, कौन आदमी कितना दक्ष है। तो अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्पेशलिस्ट उपलब्ध है, पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ जिनको की पूरा कार्य आता है, जो आईसीयू में ट्रेंड है, जो ऑपरेशन थिएटर में ट्रेंड है, तो उन नर्सेज का पूरा डॉक्यूमेंटेशन जिसमें कि हजारों पेज हमने कंपाइल किया और फिर हमने राजस्थान सरकार को वो प्रेजेंट किया। हमने फॉर्म अप्लाई किया हमारे प्रधानाचार्य महोदय की मदद से, तब जाके वहाँ से फिर जयपुर से एक इंस्पेक्शन करने के लिए टीम आई थी और उन्होंने हमें देखा और ये पाया कि यहाँ की डॉक्टर्स की टीम प्लस यहाँ के जो उपकरण है, यहाँ का जो आईसीयू का जोन है, यहाँ का जो ऑपरेशन थिएटर है, वो उन्होंने बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी उन्हें लगी। सब कुछ अप टू द मार्क लगा उनको और उन्होंने इसलिए फिर उसको अप्रूव किया और जिसके बाद से पिछले साल से हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मरीजों का रुझान हो रहा है, हम नए नए पेशेंट एनरोल कर रहे हैं और अभी भी नेक्स्ट वीक भी कुछ ट्रांसप्लांट्स हैं जो कि प्रपोज्ड है, जिसके पेशेंट को हमने आज एडमिट किया है। तो निकट भविष्य में ऐसा लगता है कि हम राजस्थान में आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ के जो रोगी हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े। बहुत से लोगों को अहमदाबाद, जयपुर या और दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो हमारा विज़न यही है कि उनको निःशुल्क इलाज भी मिले और अपने घर में बैठे बैठे इलाज मिले। तो सर, लंबा एक सफर रहा, एक लंबी जर्नी रही, स्ट्रगल रहा, कई सारी फॉर्मेलिटीज थी, कई सारे पैरामीटर्स थे जो आपने फुलफिल किए और फाइनली ये विंग हमें मिला। तो अब तक सर कितने किडनी पेशेंट का हम ट्रांसप्लांट कर चुके हैं यहाँ पर? अभी तक हमारे यहाँ पे 6 सफल ट्रांसप्लांट हुए हैं जी। और अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन विचार यही है कि अभी बहुत सारे और ट्रांसप्लांट करने हैं जी। बट जैसे जैसे जब नई यूनिट होती है तो मरीजों का रुझान कम रहता है। बट हाँ, अब जैसे जैसे ट्रांसप्लांट की संख्या बढ़ रही है तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में हम और अच्छा कर पाएंगे। तो कोटा के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, जो आसपास का क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को भी इसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, हमारे कोटा का जो पूरा हाड़ौती जोन है, जो कि लगभग मेरे हिसाब से 30-40 लाख से ज़्यादा आबादी है जो कोटा के टच में रहती है, तो इस जोन के सभी पेशेंट्स को लाभ मिलेगा। और जैसा हमारा मुख्यमंत्री महोदय का विजन है, ये चिरंजीवी योजना और RGHS के द्वारा बहुत सारे रोगियों को इसके द्वारा निःशुल्क लाभ मिल रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे सुपर स्पेशलिटी विंग जो है, इसमें भी क्रिटिकल मरीजों को काफ़ी डायलिसिस और दूसरी क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी सर्विसेज मिलती है यहाँ पे। और निकट भविष्य में हो सकता है हम यहाँ पे CRRT की सुविधा भी शुरू कर लें, जिसमें कि क्रिटिकल मरीज जो कि मल्टी ऑर्गन फेलियर का रहता है, उनको भी डायलिसिस किया जाता है। जैसे जैसे हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स है, उनकी सुविधा बढ़ जाएगी, मेडिकल ऑफिसर्स की सुविधाएं और बढ़ेगी हमारे डिपार्टमेंट में, तो हम निकट भविष्य में और भी क्रिटिकल रोगियों को उपचार कर पाएंगे। एक्सपेंड आप इससे आगे करेंगे। तो सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो गरीब तबके के हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगे इलाज को, तो फाइनेंशियली उन्हें किस तरह से यहाँ पे हेल्प मिलती, क्या पेपर फॉर्मेलिटीज होती है, किस तरह से वो यहाँ पर आकर के अपना इलाज वो करवा सकते हैं? जो भी गरीब से गरीब रोगी है, अगर वो जन आधार कार्ड है उसके पास या चिरंजीवी कार्ड धारक है, तो उसको नीचे कंप्यूटर में उसको शो करना रहता है। अगर वो उसका लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, तो उसको उसमें एनरोल कर लेते हैं और एडमिट होने के बाद में पूरा ट्रीटमेंट नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको निःशुल्क मिलता है। राजस्थान के सभी निवासियों को निःशुल्क मिलता है। राजस्थान से बाहर के प्रदेश के लोगों को जरूर पेमेंट करना पड़ता है, मगर राजस्थान के रोगियों के लिए पूरा उपचार निःशुल्क है। चाहे उसका बेड चार्ज हो, चाहे उसका डायलिसिस हो, चाहे उसको आईसीयू में रखना हो, चाहे उसको कोई भी दवाई देनी हो, चाहे वो 1 रुपए की हो, चाहे वो महंगी से महंगी दवाई हो,
वो उसको यहाँ पे निःशुल्क मिलती है। बिल्कुल। उसका सरकार के द्वारा जो प्रोसेस है उसके द्वारा उसको अगर उपलब्ध नहीं है तो अधीक्षक कार्यालय के द्वारा उसको खरीद कर भी दी जाती है। बिल्कुल। तो मतलब सरकार की तरफ से पूरी ये कोशिश है कि जो रोगी है उन्हें बेहतर इलाज मिल सके, उपचार मिल सके, और साथ में आप लोगों का पूरा सपोर्ट है कि जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर के यहाँ से जा सके। तो सर अब बेसिक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किडनी की जो बीमारियां होती है बहुत ज्यादा कॉमन आजकल होने लगी है, और लाइफस्टाइल हमारा जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस तरह की बीमारी ना हो, क्या सावधानियां हम रखें, किस तरह से बचाव हम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक और मेरे दिल से जुड़ा हुआ प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार मैं वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट करता हूँ, और उस दिन की बजाय साल भर ही मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों को जागरूक करें, और इतना जागरूक करें कि बीमार ही ना पड़े। जी बिल्कुल। क्योंकि किडनी रोग अपने आप में थोड़ा सा ऐसा होता है कि उसमें मरीज की हालत गंभीर हो जाती है, क्योंकि अर्ली स्टेज पे अगर हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं तो उसको हम आगे बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइफ दे सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जो इलाज है उससे बेहतर बचाव है। हाँ जी। तो उसके लिए डायबिटीज यानी कि मधुमेह के रोगी, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी, इन लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किडनी के रोग होने का खतरा इन लोगों को सबसे ज्यादा रहता है। साथ ही जो लोग पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी किडनी का ध्यान रखना चाहिए, और समय समय पर अपनी किडनी टेस्ट भी कर लेना चाहिए। हमारे आम जनता में धारणा रहती है कि भाई हम ब्लड टेस्ट क्यों करें, आप तो हमारी नब्ज देख के या सामान्य तरीके से इलाज करें, तो वो धारणा अब बदलना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप अपना डायग्नोसिस पहले करें। बहुत से लोग होते हैं जिनके शरीर में मोटापा रहता है, बिल्कुल, उनको पता नहीं होता कि मुझे शुगर कब डेवलप हो गई। तो इसलिए अगर वो हर साल अपना टेस्ट करता रहेगा तो उसको ये पता रहेगा कि मेरे को शुगर कब से है, ब्लड प्रेशर कब से है। और अगर किसी व्यक्ति की आयु 35-40 से अधिक है तो ऐसे मैं सबको कहूँगा कि आप अपना नॉर्मल हेल्थ चेकअप अवश्य करें हर साल। हाँ, बहुत से लोग क्या है कि लक्षण का इंतजार करते हैं, और बहुत से किडनी रोगियों में लक्षण बहुत देरी से आते हैं, यानी कि 90% किडनी फेलियर होने तक लक्षण नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लक्षण का इंतजार करेंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। लक्षण क्या है? स्वेलिंग आना, शरीर में सूजन आ गया, सांस फूलना, घबराहट, बेचैनी, भूख नहीं लगना, ये सामान्य से लक्षण है जो कि अन्य बीमारियों में भी हो सकते हैं। नजरअंदाज हम इन्हें करते भी नजरअंदाज कर लेते हैं। तो ऐसे लक्षण का इंतजार नहीं करना। तो मेरा मैसेज ये है कि जो हाई रिस्क पेशेंट है, जो पेन किलर्स खाते हैं, वृद्धावस्था में है, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी में इन्फेक्शन रहता है, पथरी रहती है, तो ऐसे लोगों में किडनी टेस्ट कर लें। और किडनी टेस्ट में अगर मिस्टेक आती है तो आप अपने विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं। और जो टेस्ट है वो भी बहुत सिंपल है, जो कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। KFT बोलते हैं उसको, जिसमें ब्लड यूरिया और ब्लड क्रिएटिनिन की जांच की जाती है। ये जांचें ब्लड के द्वारा की जाती है। और एक पेशाब की जांच की जाती है, जिसमें कि पेशाब में अगर प्रोटीन या ब्लड सेल्स अगर जा रही हैं या इन्फेक्शन की सेल्स हैं तो उसको ट्रीटमेंट देके अर्ली स्टेज पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर डायग्नोज हो जाती तो हम उसका बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सर एक जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, आपने कहा पेन किलर जो होती है, अमूमन लोग यही करते हैं कि आपको अगर सिर दर्द हो रहा है तो आपने टेबलेट ले ली, पेट दर्द है या कोई भी दर्द अगर आपको होता है बॉडी में तो हम लोग सीधे जाते हैं मेडिकल पर, दवाई खरीदते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, उसे खा लेते हैं। तो पेन किलर जो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं उन पर क्या असर पड़ता है, उनकी किडनी की अगर हम बात करें किस तरह से डैमेज होती है? पेन किलर कई तरह से किडनी को डैमेज कर देती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि आम आदमी को नहीं पता, वो ये है कि पेन किलर खाने से शरीर में स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शरीर में सोडियम पोटेशियम की मात्रा डिस्टर्ब हो सकती है, किडनी कार्य करना कम कर सकती है, और मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। किडनी के जो पैरामीटर्स हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, वो एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो इसलिए पेन किलर अगर खाना हो तो केवल चिकित्सक की सलाह से खाएं, अदरवाइज ना खाएं। दूसरी बात, अगर पेन किलर खाना है तो आप शरीर में पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि जो लोग डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं उनमें पेन किलर ज्यादा डैमेज करता है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, इसके साथ हेल्दी डाइट होना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफस्टाइल सर आजकल बहुत ज्यादा बदल गई है। राजस्थान में हम वैसे ही गर्मी में रहते हैं बहुत ज्यादा, तो ऐसी में डिहाइड्रेशन का शिकार बहुत जल्दी होते हैं, और जो लोग डिहाइड्रेशन के साथ पेन किलर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो सर बदलते दौर के साथ हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। पहले जितना हम फिजिकल वर्कआउट करते थे वो नहीं होता है आजकल। तो ऐसे में सर फिजिकली फिट रखने के लिए और कम से कम अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए हमारी लाइफस्टाइल किस तरह की होनी चाहिए? एक नॉर्मल इंसान को अपना रूटीन किस तरह का से रखना चाहिए?
नॉर्मली जैसे कि हम देखते हैं कि जंक फूड हम लोग कई बार खाते हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड ज़्यादा खाने से भी हमारी स्टडीज़ में है कि किडनी डिजीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, मोटापा हो सकता है। तो हमें हेल्दी रहने के लिए अपना खान पान चेंज करना होगा, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और जंक फूड अवॉइड करें। प्लस अगर मान लीजिए आप एक आप अपने नॉर्मल चैम्बर्स में हैं जहाँ पे एयर कंडीशनिंग है, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको 10 लीटर पानी पीना है, मगर एक किसान है जो कि खेत में काम कर रहा है, उसको रोज पसीने में वो काम कर रहा है, उसको 3-4 लीटर पसीना आ गया, तो अगर उसने 3-4 लीटर ही पानी पिया तो उसको यूरिन कहाँ से बनेगा? तो इसलिए उस पेशेंट को कम से कम 6-7 लीटर पानी पीना पड़ेगा। जी, तो सर इसे ऐसे समझ सकते हैं हम कि किडनी को अगर हेल्दी रखना है तो आपको हाइड्रेट रखना पड़ेगा बॉडी को। वाटर का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। वाटर इंटेक नॉर्मल अच्छा होना चाहिए, बहुत अधिक भी खराब है, बहुत लो भी खराब है, एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए। एडिक्वेट क्या है? अगर मान लीजिए आपको 2 लीटर यूरिन डेली बन रहा है तो समझ लीजिए कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं। अगर आपको 1 लीटर से कम बन रहा है यूरिन पर डे, तो इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। प्लस अगर मान लीजिए आपको यूरिन का कलर डार्क आ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है येलो कलर का, तो वो भी एक संकेत कह रहा है कि आप पानी कम पी रहे हैं। तो ये इंडिकेशंस हमें समझने जरूरी जो हमारी बॉडी हमें देती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल में हमें खान पान का ध्यान रखना है, इसके अलावा हमें स्लीप का ध्यान रखना है। 7 से 8 घंटे सोने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी पूरी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट रहे। इसके अलावा योगा मेडिटेशन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा देश नहीं पूरा विश्व योग कर रहा है। तो हमारे युवाओं को मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा कि वो युवा भी योग से जुड़ें और अपने आप को फिट रखें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। ये सब चीज़ें बहुत कारगर हैं। हम लोग खुद भी इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इनसे ना केवल हमारी फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स को दी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर विकास खंडेलिया और इनसे आज हमने जाना कि किडनी की जो बीमारियां हैं उनसे किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। और सही कहा गया है कि आप अगर इलाज करवाएं उससे बेहतर है कि आप कुछ प्रिकॉशंस ले लें, तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो मौजूदा दौर है उसमें लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना बहुत बड़ा एक हमारे सामने चैलेंज है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रहेगी, अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और अपनी फिटनेस का ख्याल रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बीमारियाँ आपसे दूर रहेगी। वरना आजकल का जो समय है उसमें हर इंसान को कोई ना कोई बीमारी घेरे हुए। तो हम बस इतना ही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए और सुपर हिट रहिए। और इसी के साथ इजाजत लेना चाहूंगी प्रोग्राम से मैं निशा। नमस्कार।